नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड की बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं जो राज्य हित में हैं और सरकार के फैसले से लोगों में खुशी है। दरअसल सरकार ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के खेलों में पदक विजेताओं और हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। सरकार ने विधानसभा में उत्तराखंड लोक सेवा कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2024 पेश किया है और विधेयक पास हो गया। अब राजभवन से विधेयक को मंजूरी मिलना बाकी है। विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि लोक सेवाओं के दायरे में सरकारी विभाग, सरकारी समिति, बोर्ड या निगम, सरकार के नियंत्रण वाले कानूनी निकाय, सरकार के नियंत्रण वाले शिक्षण संस्था और विश्वविद्यालयों को लिया जाएगा। कुशल खिलाड़ी ऐसे नागरिक को माना जाएगा जिसका मूल निवास उत्तराखंड में है और उसने अन्य कहीं का कोई स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया है। ऐसे खिलाड़ी जिनका मूल अधिवास उत्तराखंड में नहीं है लेकिन वर्ष 2001 या उस समय जारी किसी शासनादेश के तहत उत्तराखंड में स्थायी अधिवास का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, वो इस दायरे में आएगा। तो विधेयक में ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है कि ओलंपिक खेल में पदक विजेता या हिस्से लेने वाले खिलाड़ी को लेवल 10 या उसके निम्न पदों पर आरक्षण दिया जाएगा। ये तमाम ऐसे प्रावधान हैं जो इसके तहत किए गए हैं। तो विपक्ष को सकारात्मक होकर सदन के अंदर आना चाहिए। एक नेगेटिव सोच के साथ वो सदन में आते हैं, सदन को डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में मुद्दा कोई भी हो, बस आरोपों की राजनीति शुरू हो जाती। बात चाहे विधानसभा के बजट सत्र से विपक्ष के वॉकआउट की हो या फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं का कहना है कि विपक्ष हमारी कमियों को उजागर करता तो हम उसे स्वीकार। मुख्य फैसला लिया गया है इस प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए जो यहाँ के मूल निवासी हैं और उन्हें 4% क्षैतिज आरक्षण देने का ये फैसला है जो विधानसभा में रखा गया। इसको विधानसभा के पटल पर मंजूरी मिल चुकी है। अब इंतजार है राजभवन से इसे पारित करने का। राजभवन से इसे मंजूरी मिल जाएगी तो ये कानून बन जाएगा और उसके बाद खिलाड़ियों को इसका लाभ मिल सकेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेताओं को इसका लाभ मिलेगा और प्रोत्साहन के तौर पर इसे देखा जा रहा है उन खिलाड़ियों के लिए जो इस प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करते हैं। जी देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी कुशल खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरी में 4% का क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास हुआ है। हम धामी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम सबकी तरफ से जो है प्रदेश के सभी कुशल खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं। वो अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम ऊंचा करें और इसी तरीके से जो हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अपने स्टेट को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। राज्य के होनहार कुशल खिलाड़ियों के लिए 4% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पास हुआ है। बहुत अच्छी बात है। उसके लिए मैं राज्य के होनहार खिलाड़ियों को और सरकार को भी निश्चित तौर पर बधाई देना चाहूँगा। लेकिन राज्य में जो खेलों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है, उस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिला जो है स्तर पर खिलाड़ियों का जो उत्पीड़न हो रहा है, जो खिलाड़ियों को सरकारी सुख सुविधाएं, भत्ता और जो उनको ड्रेसें मिलनी चाहिए वो समय पे नहीं मिल रही हैं। खेलों के आयोजन समय पे नहीं हो रहे हैं। अभी राज्य में एक खेल का आयोजन नहीं किया जा सका, वो होना चाहिए था। और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो हरीश रावत जी की सरकार ने मंजूर भी की थी, उसके लिए तमाम प्रावधान किए थे हल्द्वानी में, आज तक उसकी ओर सरकार ने आगे कदम क्यों नहीं बढ़ाए। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अस्तित्व में नहीं आ पा रही है तो इससे राज्य को अपार जो है नुकसान हो रहा है। जो प्रतिभावान खिलाड़ी आगे बढ़ने के सपने देख रहे थे, उनके सपने चकनाचूर हो रहे हैं। डबल इंजन की तथाकथित सरकार होने के बावजूद भी आखिर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पर इतनी हिला हवाली और धीमी रफ्तार क्यों है, ये सरकार को बताना चाहिए। और खिलाड़ियों के लिए जो बेहतर हो सके, उनके उज्जवल भविष्य के लिए वो कदम उठाए जाने चाहिए। और जो अधिकारी लापरवाही बरत रहे हैं उन पर भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान सरकार को करना चाहिए।
जी, देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी कुशल तो प्रदेश के खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण, आज यही चर्चा का विषय है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ नेता कांग्रेस आशीष सैनी लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ सुभाष झा वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, डी के पाल आप प्रवक्ता हैं और दीपक रावत यूकेडी प्रवक्ता है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी सुभाष झा जी, किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं कि 4% क्षैतिज आरक्षण यहाँ के युवा खिलाड़ियों के लिए उनको प्रोत्साहन के तौर पर? देखिए, सबसे पहले कहीं के खिलाड़ी के, अगर खिलाड़ी है जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत करके अपने राज्य के गौरव को बढ़ाता है, उसको ये आरक्षण बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। ये देर से हुआ अच्छा निर्णय। और इस निर्णय में एक दो चीजें और भी, जो ये हुआ कि 2001 से जो आए हैं उन पर ये लागू होगा, उसके बाद के लोगों पे लागू नहीं होगा। मेरे समझ से सरकार को इसमें बड़ा हृदय दिखाना चाहिए था। वो खिलाड़ी कोई भी हो, अगर राज्य का मान बढ़ाता है तो वो कहीं से भी, ये देश के ही लोग हैं, और उस खिलाड़ी चाहे जहाँ की हो, चूंकि खिलाड़ियों के बीच जब भेदभाव होगा, जब खिलाड़ियों के बीच आप फर्क करेंगे कि ये मूल निवासी खिलाड़ी है, ये बाहर का खिलाड़ी है, स्थायी निवासी, तो ये सरकार की कार्यशैली जो है, इस पर आपत्ति हमें है। लेकिन जो निर्णय हुआ है वो बहुत अच्छे नहीं। बिल्कुल। आशीष सैनी जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष में बैठकर जो है तमाम आरोप प्रत्यारोप करती है, हमने सदन के अंदर देखा, सदन के बाहर भी यही माहौल रहा, लेकिन ये जो विधेयक लाया गया है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक कहावत है, ऊंट के मुंह में जीरा। यानी आपने राज्य के खिलाड़ियों के लिए जो कदम उठाया, पहले तो मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं दूंगा, इस सरकार को, और धन्यवाद दूंगा। और खिलाड़ियों को उनके बेहतरी के लिए, खासकर जो खिलाड़ी हैं, वो एक प्रोत्साहन के रूप में इसे लेंगे कि यदि वो अच्छे खिलाड़ी बनते हैं तो राज्य में 4% आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलेगा। लेकिन वो खिलाड़ी बनेंगे कैसे, इस सवाल पर सरकार खामोश है। अभी जो इनका बजट आया तो उसमें भी खेल के लिए कोई बजट नहीं है। और जो हमारे नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं सदन में कि हमारी सरकार द्वारा किए गए जो कार्य थे, जो घोषणाएं थी, उनके संबंध में खेल के लिए कोई चीज नहीं है। दूसरा, खेल में जो कोच जो हमारे होते हैं विभिन्न खेलों के, उनके जो कोच को एक बड़ा सम्मान मिलता था, 50,000 रुपए साल का एक उनको स्टाइपेंड मिलता था। वर्तमान सरकार ने घटाकर 7,500 रुपए कर दिया है। जी। तमाम जगहों पर जो खेलों के जो पुरस्कार थे उनकी अमाउंट घटाई गई है। राज्य की एक बड़ी खिलाड़ी जो महिला क्रिकेटर थी, उन्होंने मुख्यमंत्री के मुंह पर चेक फाड़ कर मारा था और ये विरोध दर्ज कराया था कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली सहायता किसी भी तरीके से उपयुक्त नहीं है। दूसरा, स्कूल के अंदर से ही खेल की जो प्रतिभाएं हैं, उनके चयन का काम, उनके प्रशिक्षण का काम शुरू हो जाना चाहिए। लेकिन स्कूलों के अंदर अभी उस तरह की व्यवस्था अभी संभव नहीं हो पाई है। हमारा ये कहना है कि जो कांग्रेस के समय की घोषणाएं थी और हमारा जो विजन है खेलों को लेकर, और जो हमेशा रहा है, वो उसको लागू अगर वर्तमान सरकार करेगी तो हम निश्चित रूप से और अधिक धन्यवाद उनको देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जो केवल नौकरियों में जो आरक्षण दिया गया है, ये बेहतरीन कदम है, लेकिन ये पर्याप्त कदम नहीं है। जब तक खेलने के पर्याप्त अवसर स्कूल के समय से ही उनको नहीं मिलेंगे, और जो स्कूल के बाहर भी उनको स्पेशल कोचिंग और स्पेशल ट्रेनिंग, और विशेष रूप से जो सबसे अधिक आवश्यकता है, चाहे बच्चे स्कूल के हों या स्कूल से बाहर के, उनको कहीं भी खेलने जाना होता है तो उसके लिए जो उनकी खर्च की व्यवस्था है, वो एक बड़ा भारी खर्च उनके ऊपर आता है। तो सरकार को उसमें कुछ ना कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए और कॉर्पोरेट सेक्टर को भी प्रेरित किया जाए कि वो इस तरह से बढ़ाए। लेकिन मार्शल आर्ट से लेकर जो प्रमुख खेल है दिखने वाले, उन पर तो ध्यान है, लेकिन जो प्रमुख खेल नहीं है, जैसे मार्शल आर्ट के बहुत सारे गेम हो गए, हमारे जिम्नास्टिक हो गई, योगा हो गया, तो उसके लिए इतना अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा तो निवेदन है सरकार से कि जो आपने काम किया है, इस दिशा में और अधिक काम करने की जरूरत है। अभी तो मात्र हम 1% ही पहुंचे हैं। ठीक है। तो इससे अधिक बढ़ने के लिए हमें जरूरत है प्रशिक्षण की, और स्कूलों के समय से ही उनकी ट्रेनिंग का काम शुरू हो। बिल्कुल। दीपक रावत जी, बेहतर कदम लेकिन पर्याप्त कदम नहीं है, इससे और भी ज्यादा किया जाना चाहिए, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। अगर वर्तमान सरकार ने 4% क्षैतिज आरक्षण देने की बात करी है खिलाड़ियों की, कौशल खिलाड़ियों की, तो ये बहुत ही अच्छा स्वागत योग्य कदम है वर्तमान सरकार का, और इसका स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तराखंड में प्रतिभाओं की कमी नहीं है खेलों में। समय समय पर यहाँ के खिलाड़ियों ने विश्व स्तर में प्रतियोगिताएं हो या राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं हो, उनमें अपना मान सम्मान देश का भी और प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है, और ये एक अच्छा कदम है, इसका स्वागत करना चाहिए। आप देखें, इसमें जो विषय ये है कि
जो सुविधाएं हैं, जो खिलाड़ी है वो खेलने के लिए ग्राउंड में जाएगा, स्टेडियम चाहिए। जो हालत है स्टेडियमों की वो किसी से छुपी नहीं है। स्टेडियमों के जो वहाँ जो सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को, जो उनको प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। ये जो सुविधा है यही सबसे बड़ा प्रश्न है। सिर्फ ये कहना है कि जो बच्चा है वो अपने दम पे अपने आप प्रतिभा साबित करेगा और फिर उसमें जाके उसको 4% आरक्षण मिलेगा, जो जिसकी बात की जा रही है। जबकि जो विषय ये है कि स्कूली स्तर में ही सभी सारी सुविधाओं का जो अगर उनको मिल जाए तो बच्चा जो है वो समय से पूर्व प्रशिक्षण लेकर और जो उसकी रुचि का खेल हो उस रुचि में अपने आप को और ज्यादा निखार सकता है। और जब वो युवा होगा तो युवा आते आते उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो पूर्णतः अपना समझ चुका होगा कि मेरा भविष्य जो है या मैं जो बहुत अच्छा उत्कृष्ट जो अपना योगदान दे सकता हूँ उस खेल को और इस खेल के माध्यम से इस प्रदेश को और इस देश को, वो सही समय पर उसको जानकारी मिल जाएगी। यहीं पर सबसे बड़ा एक समस्या आती है, जो सुविधाएं हैं जमीनी स्तर में वो इस लेवल पे नहीं होती हैं कि बच्चा, और वो भी पहाड़ी राज्य में जहाँ पर आदमी पढ़ने के लिए स्कूल चले जाए वही बहुत है। बिल्कुल। वहां पर अगर हम उनसे उम्मीद करें तो वहां उस चीज को लिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काम करना अभी सरकार के लिए शेष है। भविष्य में उम्मीद की जा सकती है कि शायद वो इस तरफ भी ध्यान देंगे। बिल्कुल। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता संजीव वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। वर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। आपसे जानना चाहूंगी, ये जो विधेयक आज पटल पर लाया गया है विधानसभा के, इसको मंजूरी मिल गई है, खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण, क्या कहेंगे इस पर? माफ कीजिएगा सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर जुड़ने का प्रयास करेंगे। डीके पाल जी, आप क्या कहेंगे इस विधेयक को लेकर? देखिए दिव्यदर्शनी जी, देर आए दुरुस्त आए, क्या ना हमारे एक साथी ने कहा कि ऊँट की मुंह में जीरा। तो मैं ये कहूँगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी और देर भी की है और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है कि जिसके लिए बहुत सारी चीज़ें हम बखान करें। ये है कि ठीक है, आपने चंद कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का केवल प्रयास भर किया है। जहां देश में कुछ सरकारें ऐसी हैं, मैं दिल्ली की बात करूं या पंजाब की बात करूं, जिन्होंने देश के खिलाड़ियों के लिए खेल यूनिवर्सिटी का बनाने का काम किया है। और उस खेल, अभी आदरणीय झा जी भी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कर रहे थे, खेल और खिलाड़ी में कहीं किसी भी प्रकार का हम उनके अंदर कंपटीशन खड़ा करते हैं या उनमें भेदभाव खड़ा करते हैं तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होता है। दिल्ली की सरकार एक ऐसी सरकार है जो ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और एशियाड खेलों में गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपया उन्होंने उनको इनाम की राशि का, यानी उनके किए हुए अच्छे काम की राशि का अनुदान तय किया हुआ है। वही चीज उन्होंने दिल्ली की यूनिवर्सिटी में, उन्होंने दिल्ली प्रदेश होने के नाते भी पूरे देश के खिलाड़ियों को, झा साहब, पूरे देश के खिलाड़ियों को उस पर आमंत्रण है। जो देश में सक्षम खिलाड़ी है, टैलेंटेड खिलाड़ी है, उदयमान खिलाड़ी है, उसका दिल्ली की यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली की सरकार दोनों हाथों से स्वागत करती है और उसकी सुख सुविधा आप देखिए किस प्रकार की है, आपको देखते बनती है। जैसे विदेशों में एक खिलाड़ी को शुरू से लेकर के उसको तैयार किया जाता है, मजबूत किया जाता है और उसके ऊपर ताकत लगाई जाती है, जैसे कोचेस की, कैंप, आपकी प्रशिक्षण की, उसकी टूर्नामेंट्स की, उसकी विधि की, उसके सिस्टम की, उसके कपड़ों की, उसकी जो इक्विपमेंट्स आते हैं उसकी, वो तमाम की तमाम फ्री है। और उसके साथ में वहां की सरकार ने उनको एजुकेशन देने का काम पूर्ण रूप से फ्री किया हुआ है। यानी देश का कोई भी खिलाड़ी हो, दिल्ली में स्वागत है उसका। आप उत्तराखंड में देर आए दुरुस्त आए। पहली बात तो यह है कि जहां दिल्ली में ओलंपिक के 39, अब 41 हो गए हैं, 41 खेल जो ओलंपिक में खेले जाते हैं, उन तमाम खेलों में प्रतिस्पर्धाएं कराई जाती है। यहाँ 41 में से मात्र 27 खेल है, 27 में से 16 खेलों में थोड़ी बहुत सुविधाएं उपलब्ध है। 16 खेलों में, यानी ग्राउंड है, थोड़ी बहुत वहां पे प्रशिक्षित है, यानी जो कोच होते हैं वो है। अदरवाइज कहना भाई साहब का, सैनी जी का कहना और कई साथियों का कि भाई आप ठीक है, आपने एक नाम के लिए कर दिया, जो उत्तराखंड के अंदर खिलाड़ी, टैलेंटेड खिलाड़ी अपने बिहार पे अपनी ताकत के, अपने पेरेंट्स की हिम्मत पर जो कुछ मेडल जीत के आएगा या देश का खिलाड़ी बनेगा या इंटरनेशनल खिलाड़ी बनेगा, केवल आप उसी को एक 4% जो है अनुदान देने की बात कर रहे हैं, जैसा मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि मैं खेल बैकग्राउंड से हूँ, मेरे परिवार से मेरे 2 बेटे, दोनों ने लॉन टेनिस में नेशनल जीता उत्तराखंड के लिए, और तमाम भारत, पूरे दुनिया के अंदर वो आज भी खेल रहे हैं, अभी भी जर्मनी में खेल रहा है बड़ा बेटा। तो
अब मुझे मालूम है कि किस प्रकार की समस्या है, किस प्रकार की परेशानियां बिल्कुल खेल और खिलाड़ी के बीच में उत्पन्न होती है, खड़ी होती है। और फिर यूनिवर्सिटियों पर किस प्रकार का आपने दोहरा रवैया अपनाया हुआ है। एक टूर्नामेंट होता है हर साल, ठीक है सर, उस पे भी आएंगे, मैं एक बार ठीक है, मैं उस पे भी आएंगे, लेकिन संजीव वर्मा जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका वक्तव्य मैं ले लूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। जी मैं चाहूंगी पीसीआर से एक बार आप कनेक्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, आवाज कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, जुड़ने का फिर प्रयास करेंगे। सुभाष झा जी, यहाँ पर हम कह रहे हैं बेहतर कदम है, पर्याप्त नहीं है, बहुत कमियां इस प्रदेश में, अभी राष्ट्रीय स्तर के खेल भी होने वाले हैं, उससे पहले ये डिसीजन लेना, और अभी विधानसभा सत्र के टाइम पे बजट में भी हमने देखा कि छोटे छोटे स्टेडियम्स हर जिले में खोले जाएंगे। इस तरीके के प्रयास क्या काफी हैं आज के टाइम पे खिलाड़ियों के लिए? देखिए, मैं इसमें 3 मूल बिंदु है, क्योंकि इसके लिए अलग से तो कोई डिबेट होगा नहीं। पहला सवाल ये है कि मैंने पहले ही कहा कि जो निर्णय हुआ है वो निर्णय देर से आया, दुरुस्त निर्णय है। दूसरी बात, जो यहाँ हमारे पहाड़ में मेधावी खिलाड़ियों की कमी नहीं है, प्रतिभावान खिलाड़ियों की कमी नहीं है। इसके लिए प्राइमरी स्तर पर ही जो छोटी छोटी कबड्डियाँ होती हैं, छोटे छोटे खेल होते हैं ग्रामीण स्तर पर, उस पर ही उन्हें पहचाने जाने की जरूरत है। और वैसे जिनकी स्ट्रेंथ है, वैसे बच्चे जिनका इसमें इंटरेस्ट है, उन बच्चों को शुरू के समय से ही उसको ढालना उसमें शुरू कीजिए, उसके लिए प्रशिक्षित करना शुरू कीजिए। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे यहाँ के खिलाड़ी बहुत ज्यादा होंगे। ये एक बात है। दूसरी बात है सहूलियतों की, जहाँ तक बात है, जहाँ तक उसके फैसिलिटी की बात है, तो वो यहाँ बिल्कुल उस मामले में हम बहुत पीछे हैं, हमारा उत्तराखंड बहुत पीछे है, उसको ज्यादा विकसित करने की जरूरत है। अब तीसरी बात मैं उदाहरण के साथ देता हूँ। महेंद्र सिंह धोनी जो है उत्तराखंड मूल के हैं, झारखंड में है। झारखंड सरकार ने उनको कभी नहीं कहा कि हम जो झारखंड में उन खिलाड़ियों को फैसिलिटी देते हैं वो हम नहीं देंगे। यहाँ उस मूल के नहीं है जो इतने मूल पर राज्य, चूंकि राज्य तो वो भी बना है। ठीक है, सवाल ये उठता है जब आपका दिल इतना बड़ा नहीं हो सकता कि अगर 10 आदमी 20 आदमी जो अपने ही देश के हैं जो यहाँ आते हैं और उत्तराखंड के नाम पर उत्तराखंड का नाम रोशन करते हैं, आप जब उससे कहिएगा कि 2001 के और 2000 का जब राज्य बना उस समय के निवास प्रमाण पत्र लाओ, तो फिर आप उसको अपने खेल में शामिल ही मत करिए। ये तो स्वार्थ वाली बात हो गई कि अपना स्वार्थ है तो उत्तराखंड का नाम करने जाएगा, लेकिन यहाँ आएगा तो उसको वो निठल्ला बन के रहेगा। ये जो भेदभाव है ये आपकी संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। इस संकीर्ण मानसिकता से बाहर निकलिए। एक तरफ तो बाहर के पूंजी लाने के लिए आप नगरे नगरे द्वारा द्वारा घूम रहे हैं, बाहर की पूंजी आए कोई दिक्कत नहीं है, तो लेकिन जब बाहर की पूंजी आए, जब बाहर के लोग आएंगे, उसके बच्चे जब यहाँ पढ़ेंगे, जब उसके बच्चे यहाँ रहेंगे तो वो खेलेंगे भी, और जब खेलेंगे, जब वो नाम करेंगे, वो उत्तराखंड का नाम करेंगे ना, तो ये तो उसके साथ नाइंसाफी हुई। सरकार को इसमें संशोधन करने की जरूरत है। आशीष जी, मैं थोड़ा समझना चाहूंगी आपसे, क्योंकि ये खबर भी सामने आ रही थी कि पहले भी 4% क्षैतिज आरक्षण का एक प्रावधान था खिलाड़ियों के लिए, लेकिन 2013 में जो है हाईकोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई, ऐसी खबर है। लेकिन आपकी भी सरकार रही है, आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं की खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की या उनके लिए आरक्षण देने की? देखिए, आरक्षण का जो मामला है सरकारी नौकरियों में ये पहली बार ही सामने आया है, वर्तमान सरकार लेकर आई है। लेकिन हमारी सरकार में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए 2-3 नई योजनाएं चलाई गई। नंबर 1, विभिन्न खेलों के जो कोच थे उनको आर्थिक रूप से जो सहायता करने के लिए एक विशेष पैकेज शुरू किया गया। साथ में जो खिलाड़ी स्टेट और मेडल खेल के आते थे उनके लिए आर्थिक सहायता सीधे सीधे तौर पर दी गई। दूसरा, जो उनकी जो किटें होती थी, जो भी बच्चे किसी भी स्पोर्ट्स में थे, उनकी जो किट है वो सबसे महंगी चीज है जिसमें करते हैं। और विशेष रूप से जो राइफल है, पिस्टल है, ये इन सब के लिए ये बहुत महंगे इक्विपमेंट है। हमारी सरकार में इसमें सीधे सीधे आर्थिक सहायता दी जाती थी, लेकिन 2017 में जब सरकार चेंज हुई तो उन्होंने सीधी आर्थिक सहायता को समाप्त कर दिया। पहले ये आर्थिक सहायता खेल की जो संस्था है उसके सचिव के माध्यम से जो भी प्रस्ताव खेल मंत्रालय को प्राप्त होते थे उनमें सीधे सीधे फंड दिया जाता था जी। बाद में वो चीजें बंद कर दी गई। जहां 50,000 रुपए हम कोच को देते थे वो घटाकर 7,500 रुपए किया गया और वो भी बहुत कम कर दिए गए। देखिए, दूसरा, उत्तराखंड राज्य की एक अलग जो क्वालिटी है, आप अगर समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं वो विभिन्न राज्यों में भी रहते हैं और खेल को लेकर उनका एक्सपोजर बहुत अच्छा है। हमारे राज्य ने बड़े बड़े खिलाड़ी प्रदेश को दिए हैं।
लेकिन खेलों के प्रशिक्षण के नाम पर स्कूलों में जो सुविधा हो सकती थी वो सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमारा क्रिकेट एसोसिएशन बना है, वो इतना प्रभावी नहीं हो पा रहा है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ सके। ऐसे ही हमारे बॉक्सिंग से लेकर और फुटबॉल है और बहुत सारे स्पोर्ट्स है, हॉकी है, उसमें हमारी अभी उपस्थिति भी दर्ज नहीं है। राज्य सरकार की जो जिम्मेदारियां हैं वो कई बिंदुओं पर है। नंबर 1, खेल संघों में राज्य के यूनिट की पूरी मजबूत भागीदारी। दूसरा, राज्य सरकार द्वारा खिलाड़ियों को सीधे सीधे आर्थिक सहायता। और तीसरे नंबर पर आता है कि यदि वो कोई मेडल लेकर आते हैं तो उनको हम क्या पुरस्कार सरकार की ओर से दे रहे हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है कि यदि वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बने तो सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण दें। वर्तमान में तो हालात ये कि सरकारी नौकरी निकल ही नहीं रही है, और अगर निकलती भी है उसमें कहा ये जो प्रोत्साहन है ये बहुत कम लोग इसके लाभार्थी हो सकते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट अभी छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के हैं और किसी खेल में उनकी विशेष रुचि है, तो स्टार्टिंग से प्रशिक्षण देने में जो आर्थिक सहायता और जो विशेष बजट की आवश्यकता है वो नहीं हो पाई है। तो उसके लिए हम लोगों ने विशेष रूप से निवेदन ही किया है कि ये सरकार उस पर ध्यान दे, और उस पर ध्यान अगर देने में इनको कहीं कठिनाई महसूस हो रही है तो कांग्रेस सरकार के समय की जितनी योजनाएं थी और जितनी घोषणाएं थी, दोनों को दोबारा से शुरू करें और इम्प्लीमेंट कर दे। और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई कठिनाई फिर भी आ रही है तो हमारी पार्टी के नेता, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, मंत्रीगण आपको आकर बताने के लिए तैयार है। लेकिन आपको दरवाजे खोलने पड़ेंगे। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपने आपका खेलो वक्तव्य। इंडिया नाम का एक प्रपोजल शुरू किया केंद्र सरकार में, और आज उत्तराखंड के 7 साल पूरे होने के बाद आज आप जाकर केवल 4% का आरक्षण लेकर आए। इससे खिलाड़ियों को निश्चित रूप से प्रोत्साहन तो मिलेगा, लेकिन खेल खेलने के लिए, उनकी प्रतिभा को बढ़ाने के लिए वो जो आधारभूत काम है, जो ग्राउंड पर जो काम होना है, उस काम में कोई सहायता नहीं है। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर आप लोगों के लिए सजेशंस बहुत आए, लेकिन आपका वक्तव्य अभी जरूरी है। दिव्या जी, आवाज मिल रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। दिव्या जी देखिए, आज 4% का जो क्षैतिज आरक्षण हमारे खिलाड़ियों को देने का घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई, मैं उसके लिए अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, और तमाम खिलाड़ियों की ओर से भी उनका धन्यवाद देता हूं। जिस तरह से आज 4% का क्षैतिज आरक्षण हमारे खिलाड़ियों को देने की बात कही गई है और एक बड़ी घोषणा हुई है, उससे खेलों का स्तर ऊंचा होगा, खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा, और खेलों के प्रति एक बच्चों के अंदर जो एक रुझान है, जिससे वो तंदुरुस्त होंगे, जिससे उनका एक अन्य चीज़ों से भटकाव की उससे भी, जैसे और चीज़ों में अपना जो समय व्यतीत होता है मोबाइल में या और चीज़ों में, उसकी बजाय बच्चों की रुचि खेलों के प्रति ज़्यादा होगी, और खेलों को अपना कैरियर के रूप में बच्चे लेंगे, और मैं सोचता हूँ उत्तराखंड का भी नाम रोशन होगा। जिस तरह से उत्तराखंड नंबर 1 की स्थिति में आज है, चाहे हम यहाँ पर उत्तराखंड में प्रत्येक जिले में जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा हर जिले के अंदर स्टेडियम बनाने की एक कवायद जो आरंभ हो चुकी है, जहां ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर खेलों में रुचि के अनुरूप कहीं कबड्डी का शौक बच्चों में ज़्यादा है, तो उसी के अनुरूप उनके लिए ट्यूटर, उनके लिए जो ये जो अपना ट्रेनर, उनकी भी व्यवस्था सरकार कर रही है। कहीं क्रिकेट का है, कहीं जैसे हमारा देहरादून में फुटबॉल के लिए बहुत अधिक रुचि यहाँ के बच्चों में है, तो फुटबॉल में हम लोग कैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने खिलाड़ियों को तैयार करें, उसके लिए भी हम लोग, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जिस प्रकार से रायपुर का जो हमारा खेल स्टेडियम है, अभी 2007 से 2012 तक जब हमारी सरकार उत्तराखंड में थी, तो हमने
यहाँ पर रोलर स्केटिंग का, आइस स्केटिंग का एक बहुत बड़ा स्टेडियम बनाया था और उसमें न केवल देहरादून की, न केवल उत्तराखंड की, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी उसके अंदर संपन्न हुई। किंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकारें आई तो कांग्रेस की सरकार ने उस इतने महत्वाकांक्षी एक स्टेडियम जो बना था उसको जंग खाना बनाकर छोड़ दिया। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार, ये लोग हर चीज में आलोचना और हर चीज के ऊपर टीका टिप्पणी करने का ये लोग काम करते हैं। आपको जब जब मौका मिला आप लोगों ने हर चीज में भ्रष्टाचार करने का काम किया। आपको जब खेलों को प्रोत्साहित करने की बात करनी चाहिए थी उस समय आपने कॉमनवेल्थ घोटाला किया। जिस समय अच्छा संजीव जी, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी क्योंकि आप पहुंच गए, शायद निकल पड़े कहीं। एक मिनट आशीष जी, ठीक है, मैं संजीव जी, मेरा छोटा सा सवाल, मेरा छोटा सा सवाल, मेरा छोटा सा सवाल इसी को लेकर है संजीव जी। आप ये कहते हैं कि कांग्रेस खुद आरोप लगा रही है कि जो पैसे जो है ट्रेनर्स को, कोचेस को दिए जाते थे वो कम कर दिए गए आपकी सरकार में, और आप आरोप उन पर लगा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप से हटकर क्षैतिज आरक्षण की अगर हम बात करें, ये तो बात की बात है जब पदक विजेता है, उससे पहले की क्या व्यवस्था है कि खिलाड़ियों का इंटरेस्ट आए या बच्चे खेल के प्रति आगे बढ़े? दिव्या जी देखिए, हमने कहा कि जो 4% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है ये भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको आना जाना होता है, कहीं अन्य राज्यों में, अन्य जिलों में भी आना जाना होता है, उसके लिए उनके कन्वेंस की सुविधा, खान पान की सुविधा, जो उनकी किट होती है, कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, बास्केटबॉल खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं या अन्य कोई खेल खेल रहे हैं, तो उनकी जो भी किट होती है उसकी व्यवस्था भी सरकार कर रही है। उनके जितने बच्चे कर रही है, आप बच्चे खुला झूठ बोल रहे हैं यहाँ पर, मुझे सख्त आपत्ति है इस बात पर कि आपके द्वारा किया जा रहा है। 1 रुपए की भी सहायता किसी भी खेल संघ को, रहने की व्यवस्था, तमाम व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है। और जिस तरह से ये मेरे हर बार यही होता है, ये बड़े-बड़े झूठ बोलकर जाते हैं, यहाँ पर चिल्ला रहे हैं, जिस तरह से मेरे कांग्रेस के मित्र यहाँ चिल्ला रहे हैं, आपकी बारी में बिल्कुल नहीं बोला। और खेल संघ में बच्चे आप जिस समय अपना झूठ परोस रहे थे, मैं आपके पीछे बिल्कुल नहीं बोला, खिलाड़ियों की बात कर रही है, आज बीजेपी कांग्रेस की बात और आप मेरे पीछे बोलेंगे तो मैं बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा आपकी बारी में। बंद कर दी गई है 2017 से। आप मेरे पीछे बोलेंगे, आपको बिल्कुल बोलने नहीं दूंगा। बीच किनारे की बात है ना, आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। पिछले साल डेफ ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए और सिल्वर मेडल लेके आए हमारे यहाँ के बच्चे हैं। उन्होंने राइफल से लेकर सारी जो उनका शूट होता है, कार्टेज होती है, वो सारी खुद खरीदी अपने पैसे से। बाद में जब वो मेडल जीत कर लाए तो राज्य की सरकार ने उन्हें 1 करोड़ रुपए दिया है। कांग्रेस की आदत पड़ गई है झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना। और ये जो अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, ये जो आशीष जी और संजीव जी, आप दोनों से निवेदन है, अपनी बात रखिए, आरोप प्रत्यारोप बातें कर रहे थे, आरोप प्रत्यारोप नहीं की बात कर रहे थे। आप लोग काउंटर कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप नहीं सर, वो हमेशा का हो गया है। आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकारें अभी 2022 के चुनाव में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बातें कर रही थी, क्यों नहीं करी? क्यों नहीं करी उस समय खेल यूनिवर्सिटी की बातें? सुनने नहीं बैठे यहाँ पर, आज की बात आगे बढ़ते ही नहीं है। प्लीज सर, प्लीज डीके पाल जी, की बात करेंगे। मुस्लिम यूनिवर्सिटी झूठ बोला है आपने, पाप लगेगा, पाप की बाप भगवान के द्वार का। अगर बीजेपी कांग्रेस से बाहर निकल जाए सर तो आरक्षण पर चर्चा कर लेते हैं। आपको क्या लेना देना खिलाड़ियों से? झूठ मत बोलिए। क्या लेना देना युवाओं से? आपको क्या लेना देना मातृशक्ति से? आप लोगों को दिव्या जी देखिए, जिस तरह से नहीं, इन्होंने कहा कि हमने खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता दी है, ये झूठ बोल रहे हैं। सरकार के द्वारा कोई भी खेल संघ जितने भी हैं वो अपने खर्चे पर जाते हैं, क्षैतिज आरक्षण की घोषणा की गई। जिस तरह से युवाओं को रोजगार, स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार के द्वारा खिलाड़ियों को स्कूल स्तर पर नहीं दी गई है। एक एक करके प्लीज, एक एक करके। डीके पाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे जब संजीव वर्मा जी बोल रहे थे।
दिव्या जी देखिए, एक तो ये समझना बहुत जरूरी है कि 4% क्षेत्रीय आरक्षण जो है ना, किस मापदंडों पर दिया जाना तय हुआ है। ये अभी नोटिफिकेशन किसी के पास आया नहीं है, और अगर आएगा भी तो मैं इसको थोड़ा सा आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि ये उन खिलाड़ियों के लिए है जो खिलाड़ी अपने पेरेंट्स के दम पर, अपने परिवार के दम पर, अपने माता पिता के दम पर, उनके माध्यम से दिलवाए गए प्रशिक्षण के दम पर, और टैलेंटेड खिलाड़ी जो आगे बढ़ता है, जो ओलंपिक तक या एशियाड तक या कॉमनवेल्थ तक जाता है, वो मेडल जीत के आता है, तो उसका प्रावधान तो भारत की सरकार में ऑलरेडी है। हर राज्यों को नोटिफिकेशन जारी है कि जो खिलाड़ी आपके राज्य से हमारे इन तीनों खेलों में पदक जीत के आएगा, आपको उसको नौकरी देनी पड़ेगी। अरे अगर उदाहरण दे रहा है तो हरियाणा का दीजिए, हमारे पंजाब का दीजिए, दिल्ली का दीजिए, तमिलनाडु का दीजिए, महाराष्ट्र का दीजिए। ये 7 राज्य ऐसे हैं देश में जिनके यहाँ नेशनल लेवल पर जो हमारे नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं ना, अरे हमारे यहाँ तो 2013 में, आप दोनों सरकार के व्यक्ति हैं, खेलों की बात हो रही है, व्यक्तिगत रूप से समझिए आप इस बात को। 2013 में नेशनल गेम्स होने थे उत्तराखंड में, और अब 2024 अक्टूबर नवंबर में होने जा रहे हैं। 11 साल डिले है हम लोग। यानी इसका मतलब है कि ना हमारे पे सुविधाएं हैं, यानी ना ग्राउंड से, ना कोई एकेडमी है इस तरह की सरकार की, ना कोचिस है, और जो खिलाड़ी हैं, जो चाहे मैं सैन ब्रदर की बात करूं अल्मोड़ा के, चाहे देहरादून से कुहूगर की बात करूं, ध्रुवपाल की बात करूं, या और जो खिलाड़ी है हमारे बहुत सारे नाम ऐसे जिन्होंने नेशनल जीता, उत्तराखंड का नाम रोशन किया 3-3 बार, और वो राष्ट्रीय टीम के जूनियर खिलाड़ी बने, अब सीनियर में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वो खिलाड़ियों को तो सरकार ने कुछ नहीं दिया ना 4% आरक्षण दिया, ना नौकरी दी, ना उनको 2 रुपए भी दिए, बल्कि एक नेशनल टूर्नामेंट्स होता है यहाँ पर, और 2020 से जहां साहब वो भी नहीं हो रहा है, जिसको हम संग्राम टूर्नामेंट कहते हैं, IIT रुड़की में होता है। सारी IITs, IIM, NIT और 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, उसमें 48 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करती है, और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति फाइनल प्राइज देने के लिए वहां पे आते हैं। वो भी पिछले 4 साल से बंद है। इसका मतलब आपके पास में सुविधाएं भी नहीं है खिलाड़ी को देने के लिए, और ना आपकी कोई रणनीति है, ना कोई खेल नीति है। अरे हरियाणा में देखिए ना, हरियाणा में, पंजाब में अगर नेशनल भी जीत के आता है तो उसको सिपाही की नौकरी तो मिनटों में मिल जाती है। DGP, DIG, DGP की बात नहीं कर रहा मैं, DIG और जितने भी पद हैं, हरभजन सिंह से लेकर के पता नहीं हॉकी के कितने खिलाड़ियों को पंजाब में दिया हुआ है, हरियाणा के कितने खिलाड़ी को दिया, सुशील कुमार को हमारा जो पदक जीत के आता है उसको कितना बड़ा अवार्ड दिया। ऐसे ही हमारे जो साउथ के जो राज्य है वहां पर भी इसी प्रकार का है। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, उत्तराखंड में खेल नीति 0 है हमारे यहाँ, 0। 5,000 रुपए भी देते हुए किसी खिलाड़ी को कोई नेशनल जीत के आ जाता है तो पेट में दर्द हो जाता है मुख्यमंत्री के। 4% क्षेत्रीय आरक्षण का स्वागत है, लेकिन ये उन्हीं खिलाड़ी के लिए है जो एशियाड्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक में अपने दम पर, अपने परिवार के दम पर, या उन एसोसिएशन के दम पर जो राष्ट्रीय स्तर पर जो एसोसिएशन है, चाहे ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन है, हॉकी एसोसिएशन है, क्रिकेट एसोसिएशन है, तमाम एसोसिएशन है, थोड़ा बहुत उनको सहायता वहां से मिल जाती है जिसको हम साई अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं। उत्तराखंड की सरकार या और कई राज्यों की सरकारें नहीं देती उस खिलाड़ी को सुविधाएं, तो वो करेगा क्या? दीपक रावत जी, यहाँ पर यह भी कहा गया कि हरियाणा जो है पहला ऐसा स्टेट है जो आरक्षण देता है खिलाड़ियों को जो पदक जीत के आते हैं, और उसके बाद अब उत्तराखंड अगर क्षैतिज आरक्षण देता है तो दूसरा देश का ऐसा राज्य बन जाएगा। तो हम कहीं ना कहीं ऐसे फर्स्ट सेकंड पोजीशन में आने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, शुरू में हम बोल चुके हैं और सभी मेरे ख्याल से साथियों ने बोला है कि स्वागत योग्य निर्णय है सरकार का। लेकिन आपको में एक आश्चर्य होगा कि जो हमारा राष्ट्रीय खेल है हॉकी, आपको उत्तराखंड में मुझे नहीं लगता कि कोई स्टेडियम मिलेगा जहां पर उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी का टूर्नामेंट वर्तमान सरकार या इससे पूर्व सरकार करा सके। तो आप अंदाजा लगाइए कि खेलों की स्थिति इस प्रदेश में क्या है। जी, हॉकी की बात कर रहा हूं जो हमारा राष्ट्रीय खेल है, उसको वो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसकी कोई प्रतियोगिता अब तक नहीं हुई है पिछले 22-23 सालों में। प्रतियोगिता तब होगी ना जब उस स्तर का हमारे पास कोई खेल का मैदान होगा। जो विभिन्न चरण है उसमें क्या है कि सबसे पहले जो कोई भी बच्चा हो, खेल का मैदान होना बहुत जरूरी है। जब खेल का मैदान उसको उपलब्ध होगा तब जो बच्चा खेलने जाएगा तब उसके हुनर को पहचानने के लिए एक कोच की आवश्यकता होती है जो उसको निखारेगा। एक द्रोणाचार्य की आवश्यकता होगी जो अर्जुन को बनाएगा। लेकिन अर्जुन ग्राउंड में कब जाएगा? और जब ग्राउंड उसको मिलेगा। यहाँ तो ग्राउंड ही नहीं है। और उसके बाद एक अच्छे धनुर्धर अगर हमने उत्पन्न करने हैं या बनाने हैं तो उनके पास अच्छा धनुष भी होना चाहिए, वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए। यहाँ पर जब सुविधाओं की बात आती है तो पूरा नगण्य है।
कुछ नहीं है। सिर्फ ये बात बिल्कुल सही है जो डीके पाल जी ने बोला कि सिर्फ अपने दम पर जो लोग अपने आप को साबित कर पाएंगे वही लोग इस 4% जो आरक्षण रखा गया है उसी को ले पाएंगे। लेकिन जिस नीति की बात हम कर रहे हैं ये देखिए हरियाणा है वो पहलवानों का प्रदेश कहा जाता है, इसीलिए जो हर प्रदेश ने पंजाब है, पंजाब में आप देखिए उनके बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, चाहे वो रेसलिंग में हो, चाहे वो आपके पावर लिफ्टिंग में हो, चाहे आपके हॉकी में हो, उनका हर प्रदेश ने अपना एक रोल निभा रखा है जी। निश्चित रूप से पूरे भारत के पटल पे उत्तराखंड अभी तक इंतजार कर रहा है उस अपने आप को साबित करने का कि खेलों के माध्यम से भी, खेलों में भी राष्ट्रीय स्तर में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में हो, उत्तराखंड के प्रतिभागी जो लोग हैं, जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं भविष्य में। लेकिन वो तब लाएंगे जब उन्हें जो उनको सुविधाएं हैं, जो उनको न्यूनतम सुविधाएं हैं, या जो उनका आकर्षण इस खेल के प्रति बना रहे और खेल के प्रति। देखिए हर खेल का एक सिस्टम होता है दिव्य दर्शन जी, शारीरिक जो आपकी कदकाठी होती है, जो आपकी हिम्मत होती है, उसके बलबूते पे कुछ खेल होते हैं। मेरा तो आग्रह है सरकार से कि जहां उन्होंने 4% इसके रखा हुआ है, वहीं कुछ खास जो खेल है उन खेलों को चिन्हित किया जाए, उन खेलों के यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का आयोजन किया जाए, या उनको व्यवस्था की जाए कुछ चीजों को, क्योंकि बाकी सब अगर हम करने लगेंगे बाकी तो हमारे हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन कुछ खेलों पे ध्यान जरूर दिया जा सकता है और यहाँ के बच्चे बहुत होनहार हैं जो बिना सुविधाओं के भी अगर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो यदि उनको सुविधाएं दे दी जाए तो निश्चित रूप से वो देश का भी मान बढ़ाएंगे, प्रदेश का भी नाम बढ़ाएंगे। बिल्कुल संजीव वर्मा जी, ऐसा नहीं है कि हमारे प्रदेश के बच्चे खेलों के प्रति रुचि नहीं रखते, लेकिन कई ऐसे अभिभावक भी है, कई ऐसे बच्चे हैं जो बीच स्तर पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि उम्मीद टूट जाती है, उतने रिसोर्सेज नहीं हो पाते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं, समय लग जाता है। और कई तस्वीरें हमने ऐसे देखी कि जहां स्टेडियम्स बने हैं वहां पार्किंग खड़ी कर दी जाती है क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चे कहां खेलेंगे। वहां पर घास की व्यवस्था की जाती है लेकिन उसकी देखरेख नहीं होती है। तो ये छोटी छोटी जो कमियां हैं सरकार कर तो देती है लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। दिव्य जी देखिए, जिस तरह से भी आपने कहा कि पार्किंग खड़ी कर दी जाती है और अन्य बातें, तो ये सारा काम जावी, जैसे मैंने बीच में उल्लेख किया था, हमारा जो रायपुर का स्टेडियम है, रायपुर का स्टेडियम को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाया था और उसमें रोलर आइस स्केटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी शिरकत की और एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता यहाँ पर हुई और जिसमें कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और बड़ी बड़ी हस्तियां भी उन्होंने यहाँ पर आयोजन में आकर शिरकत की। किंतु जैसे ही कांग्रेस की सरकारें आई तो इन्होंने उसको एक डंपिंग यार्ड बनाकर छोड़ दिया जी। डंपिंग यार्ड बनाकर छोड़ दिया। तो मैं सोचता हूँ आपकी बात का जवाब मैंने ऐसे में दे दिया। कांग्रेस की सरकार तो 2013 में ही गिर गई थी सर, उसके बाद तो आप लोगों की सरकारें रही हैं। दिव्या जी आप मेरे को बोलने नहीं दे रही हैं। आप, मैं कुछ बात बोल रहा हूँ, आप टोक दे रही हैं मेरे को। मैं आपको काउंटर आप मेरे को बीच में टोक दे रही हैं। आपने अपनी बात नहीं, आप मेरे को बोला प्लीज आप टोक रही हैं। आप मैं इस शो की होस्ट हूं सर, मेरा काम है आपसे सवाल पूछना, मेरे को काउंटर करना। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हूँ सर। संजीव जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं हूँ, मैं एंकर हूँ, होस्ट हूँ, मेरा काम है आपसे सवाल करना। अगर मेरा डाउट होगा उसको क्लियर करना आपका काम है। आपके सवाल का जवाब देते ही नहीं है ना। और दिव्या जी आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बहुत खेल में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कहा हम तब भी पिछड़े हुए हैं, हम तब भी कहीं नजर नहीं आते हैं। आज की बात करिए वर्मा जी, आज की बात। पैसे का थोड़ा अभाव होता है, ये पैसों की कमी होती है, तो ऐसे जो थोड़ा सा कमजोर वर्ग है और उनके बच्चों की खेलों में रुचि है, तो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी जो खेलो इंडिया एक बड़ी मुहिम चलाई गई है, जिसमें तमाम तरीके के जो भी आवश्यकताएं हैं, जैसे मैंने पहले भी उल्लेख किया, चाहे किट की बात हो, चाहे आवागमन की बात हो, चाहे उनके भोजन की बात हो, चाहे उनके हॉस्टल की बात हो, तमाम सरकार कर रही है। हमारी सरकार कर रही है और हर चीज के ऊपर सरकार को घेरना या सरकार को कोसना ये कोई अच्छी बात नहीं।
ये कोई अच्छी बात नहीं। प्रोत्साहित करने के लिए जो राशि की बात होती है, प्रोत्साहन राशि भी हमारे खिलाड़ियों को दी जा रही है, और जो हमारे फोर्सेस हैं उसमें उन लोगों को डिप्लॉय भी किया जाता है। जब कोई गोल्ड मेडल लेके आता है, सिल्वर मेडल लेके आता है, ब्रॉन्ज मेडल लेके आता है, तो ऐसे खिलाड़ियों को हमारे तमाम फोर्सेस में डिप्लॉय भी किया जाता है। तो उनके आगे भविष्य कैसे और ज्यादा अच्छा हो, और उन्हें देखकर बच्चों के अंदर और ज्यादा कैसे प्रोत्साहन खेलों के प्रति हो, इसके ऊपर भी सरकार लगातार काम कर रही है। ठीक है आशीष जी, आप लोग अगर आरोप प्रत्यारोप से हटके अगर बात करें, यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस की बात ना करें और खाली एक दर्शक के तौर पर, या फिर आप लोगों ने सरकार चलाई है पॉलिसी मेकर्स के तौर पर अगर हम बात करें, क्या कमी नजर आती है कि अगर हम कहते हैं 4% क्षैतिज आरक्षण, उसके अलावा क्या कमी आपको नजर आती है? देखिए, मैं दो बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर एक, ये जो 4% आरक्षण है, ये कॉमनवेल्थ, एशियन और ओलंपिक गेम में हुआ है। जो खेल संघ होता है, खेलों का जो संगठन होता है, वो अलग अलग खेल संघ है। घोटाला भी उत्तराखंड में 45 जो खेल है वो खेल संघ के रूप में रजिस्टर्ड है, बढ़ाने की और बात खेल करी संघों गई है, को तो खेल उस समय मंत्रालय द्वारा घोटाला भी आर्थिक आपके सहायता दी समय जाती हुआ। है। जब उस आर्थिक सहायता में बहुत लंबे समय तक उन्हें केवल एक किट प्रदान की जाती है, जिसमें एक टी उसका भी शर्ट जवाब दीजिए और शूज होते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट की आवश्यकता है वो अलग अलग खेलों में अलग है। मार्शल आर्ट गेम में एक टी शर्ट से और एक शूज से और एक सेफ्टी किट से काम चल जाएगा, लेकिन राइफल शूटिंग में और पिस्टल शूटिंग में वो बहुत महंगे इक्विपमेंट है। आप अगर जो और दुनिया भर के जो अलग अलग गेम है, चाहे वो तीर धनुष चलाने वाला हो, भाला फेंक हो, या कोई भी हो, उन गेमों के खर्चे बहुत है। खासकर उन खिलाड़ियों की खुराक पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत होती है। दूसरा, जब वो बच्चा वो खेलता है तो उसे स्कूल के अंदर ये सुविधाएं मिलनी चाहिए प्रशिक्षण की, और स्कूल में मासिक रूप से या 15 दिन के अंदर या साप्ताहिक रूप से कोच द्वारा विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए था। यह प्रक्रिया हमारी सरकार में शुरू की गई थी और की जाती थी। इनकी सरकार में आके सीधे सीधे सब बंद किया गया है, बिल्कुल साफ सीधे तौर पर बंद किया गया है। ये आरोप प्रत्यारोप नहीं है, ये तो पता नहीं कहां से अभी आकर बैठे, कहां से लेके कहां की बात कर रहे हैं। इनको मेरे ख्याल से सिलेबस से बाहर ये सवाल दोबारा पूछ लेते हैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं पे जवाब नहीं बनता। कुतर्क की श्रेणी में जाकर आप भारत के और उत्तराखंड के भविष्य को रौंदने का काम कर रहे हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि क्या रोदने का काम तो आप लोग करते हैं, छोटी क्लास आप में लोग स्कूल में करते पढ़ रहा हैं है, उत्तराखंड वो के निजी भविष्य स्कूल को में या रोदने का सरकारी काम स्कूल में है, जिस तरह से क्या सहायता उसको सरकार देने जा रही है, इस संबंध में इनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ प्रयास करने चाहिए। मैंने तो पहले स्पष्ट किया कि जो हमारी सरकार के समय में चल रही सारी योजनाएं और घोषणाएं, अगर ये उनका क्रियान्वयन कर लेंगे तो उत्तराखंड निश्चित रूप से टॉप 10 राज्यों में होगा खेल के, जो अभी हमारे मित्र ने बोला है। तमाम ऐसे जो थोड़ा सा कमजोर तबका है, उसके लिए खान पान की बात हो, तो चाहे किट की बात हो, चाहे अरे नहीं है भाई साहब, नहीं है, आपको मालूम ही नहीं है फिर कुछ भी। सरकार कर रही है। आप वैसे ही पता नहीं कैसे किस नशे में बोल रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है, आपको यही नहीं मालूम कितने खेल रजिस्टर्ड है उत्तराखंड में। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी सुभाष झा जी। यहाँ पर जो बात की जा रही है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जिसने भी यहाँ पर सत्ता चलाई है, पॉलिसी मेकिंग का काम जरूर हुआ है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर बात करें सजेशंस के अलावा यहाँ पर आपको क्या कमी नजर आती है? आपने बोला यहाँ पर भेदभाव नहीं होना चाहिए खिलाड़ियों पे, उसके अलावा जो बात निकल कर सामने आ रही, किसके सरकार में क्या किया गया, कौन सा काम बंद कर दिया गया? देखिए, पहली बात कि कांग्रेस आए सरकार में, चाहे भाजपा आए सरकार, सीधी बात यह है कि दोनों पार्टियों की निष्ठा किसके लिए है? उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की भूमि के लिए, उत्तराखंड मातृभूमि के लिए। तो जब ये सोच करके काम की योजना, दलगत योजना से ऊपर उठकर योजनाएं नहीं बनेंगी, कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं हर जगह, हर प्रदेश में, हर राष्ट्र में, जो दलगत योजनाओं से ऊपर उठ करके बनाया जाता है। वो सरकार कोई आए वो काम होगा। ये जब तक आप तय नहीं करेंगे, जब तक ऐसी कोई योजना नहीं बनाएंगे खिलाड़ियों के लिए या किसी अन्य परिप्रेक्ष्य में भी। अभी मैं दो चीज का उदाहरण देता हूँ। परेड ग्राउंड पूरा खाली था, पूरा परेड ग्राउंड भर दिया गया, इसको किसने बढ़ा? ये कौन सा विकास? फिर दूसरा परेड ग्राउंड आपने कहाँ तैयार किया? नहीं तैयार किया। तो आखिर बच्चे अगर जो बीच में खेलते थे या खेलने चले जाते थे, या रविवार को छुट्टी में जो लोग घूमते थे, उसके लिए आपने कौन सा जगह छोड़ा? एक बात। दूसरी, वैज्ञानिक तरीके से भी एक प्रसंगवश ये बात मैं कह दूं कि चारों तरफ से हर शहर में देखिएगा कि बीच शहर में एक वेंटिलेशन होता है। जैसे हमारे यहाँ घर के बीच में मड़वा होता था ना, आंगन होता था ना, इसलिए कि घर का जो वैक्यूम है, उस हवा के वैक्यूम को ठीक रखने के लिए। उसी तरह शहर के को जो वैक्यूम है, शहर की जो गर्मी है,
वो गर्मी को बीच से वो आसमान में जाए, ये वैज्ञानिक चीजें हैं, उसको आपने भर करके बराबर कर दिया। एक बात। अब उसके बाद अब एक बात संजू भाई ने कहा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने डंपिंग जोन बनाया। मैं इस पे नहीं जा रहा, लेकिन ये बताइए कि ये डंपिंग जोन आज जो यहाँ स्टेडियम है, उस स्टेडियम में जो पूरा जो आपने कोरोना का लगा रखा था, पूरा सारे लोग वहीं से कोरोना के इलाज होंगे, वहीं से सब कुछ होगा, ये डंपिंग जोन किसने बनाया था? बड़ी सीधी बात है कि इस चीज को मानिए कि आपके पास ऐसा कोई आपने व्यवस्था इजाद नहीं की, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। आप अगर ये व्यवस्था इजाद किए होते कि इस शहर में अगर ऐसे ही कोई अकस्मात कोरोना जैसा कुछ हो जाए, जो कोरोना आपको दिखा गया, तो आखिर 2 लाख 10 लाख 20 लाख लोगों के लिए बेड कहाँ लगवाएंगे? वो जगह आपने कहाँ उसके लिए सुरक्षित रखी है? सवाल ये उठता है। तो ये काम जब आप नहीं करेंगे तब तो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहिए कि निशंक जी ने किया, तो इसको जो है धामी जी ने किया, इसको जो है हरीश रावत जी ने किया, फलाना ढिमकाना। सवाल इससे नहीं है। मूल मसला ये है कि मूलभूत जो सुविधाएं खिलाड़ियों के लिए चाहिए, खिलाड़ियों का भोजन, खिलाड़ियों का डाइट, उसके लिए प्रशिक्षण सेंटर, उसके लिए खेलने की जगह, उसको सुविधाएं, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। और फिर खिलाड़ियों के बीच जब आप ये कहेंगे 2014 वाले को मानते हैं, 2000 वाले को नहीं मानते हैं, 2020 वाले, तो फिर आप ये सोच रहे हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड बहुत बड़ा नाम करेगा और बहुत बड़ा औरा बनेगा, ये संभव नहीं हो पाएगा। इससे बाहर निकलना पड़ेगा। जी, डीके पाल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, हमको बेसिक समझना पड़ेगा खेल और खिलाड़ी के विषय पर। इसमें 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज तो होती है जिसको हम बिगिनर कहते हैं, जो 6 से 7 साल में जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, जो वो जो दिखना प्रारंभ होते हैं, वो खेल में, किसी भी खेल में जाकर के अपना खेल प्रारंभ करते हैं। 2-3 सालों में यानी 12 साल तक उन बच्चों का टैलेंट पता चल जाता है। उसके लिए सरकार क्या कर रही है, सरकार की क्या योजना है स्कूलों में खास तौर से, क्योंकि वो एज उनकी स्कूल जाने की है और वहीं पर वो खेलेंगे स्कूलों में जाकर के। वहां पर किस प्रकार की सुविधा है और क्या बैकअप है सरकार का, और क्या ये 4% आरक्षण उसको क्या किस तरह का लाभ देगा उस स्थिति पर। दूसरी आएगी 12 से 18 तक, यानी जूनियर खेल जो होता है, किसी भी जूनियर लॉन टेनिस है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, स्क्वैश है, बहुत खेल है, 41 खेल है। अब वो अगर कुछ टैलेंट होता है किसी बच्चे में, तो सरकार और स्कूल पहचान लेता है। स्कूल पहचानेगा तो उसको सरकार में नाम देगा कि ये हमारे स्कूल का बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। तो उसके लिए उससे थोड़ा सा ऊपर की जो फैसिलिटी चाहिए होती है, वो चाहिए होती है, जिसके लिए हमको कोर्ट चाहिए, हमको इक्विपमेंट चाहिए, जिसकी बात कर रहे थे रावत जी के, बहुत महंगे होते हैं। महंगाई की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक शूज लॉन टेनिस का 20-20 हजार रुपए में आता है, और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो 2 महीने में उसको तोड़ देते हैं। तो कहाँ से पेरेंट्स लाएंगे, कहाँ से क्या होगा? ये सिर्फ सरकार ही कर सकती है कि जो टैलेंटेड खिलाड़ी है, जो बिगनर से ऊपर आते हैं 12 से 18, उनके लिए क्या सुविधा है, क्या फैसिलिटी है, सरकार वहां उसमें क्या दे रही है। 4% आरक्षण का मामला। फिर आता मेंस, जिसको 18 से और ऊपर के खेल कहते हैं, जो एक्चुअल में कॉमनवेल्थ और एशियाड या ओलंपिक में पार्टिसिपेट करते हैं, जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, और वो जीत के आएंगे। पहले तो उसको भारत सरकार ही देगी, लेकिन आपके उत्तराखंड में का खिलाड़ी होने के नाते आप उसको क्या देने जा रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्योंकि ये तीनों स्टेज पर सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो उत्तराखंड में 0 है, और 0 थी, 0 रहेगी जहां तक मुझे लग रहा, क्योंकि 4% उस खेल का हिस्सा नहीं है। 4% केवल और केवल एशियाड, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों के लिए है, जो भारत सरकार की खेल नीति का हिस्सा है, अलग से कुछ नहीं है। जो भारत सरकार ने कहा हुआ है कि कम से कम आपको 4% तो देना ही है उन खिलाड़ियों को, जो आपके उत्तराखंड का खिलाड़ी इन 3 खेलों में मेडल जीत करके आएगा। बस ये है। बिल्कुल। बाकी खेल और खिलाड़ी इस राज्य में भटक रहा है। जो थोड़ा सा टैलेंटेड होता है उसको सुविधा यहाँ मिलती नहीं, ग्राउंड मिलता नहीं, इक्विपमेंट मिलती, तो वो दिल्ली जाएगा, वो हरियाणा जाएगा। हरियाणा की कुछ इन 7-8 राज्यों की सरकार इतनी बढ़िया है, वो किसी भी राज्य का आ जाए, जैसे झा साहब ने कहा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है किसी खिलाड़ी का। वो कहता है अच्छा उत्तराखंड का है, हरियाणा में आ गया, वेलकम है तेरा। इसको भी वही सुविधा जो हमारे हरियाणा के बच्चे को सुविधा, इसको भी वही सुविधा जो दिल्ली के बच्चे। तो ऐसा दिल भी तो बड़ा होना चाहिए ना। नहीं, वो जीत करके आता है तो नाम तो हरियाणा का होता है ना, होएगा ही, वो तो होएगा ही। फिर उत्तराखंड तभी तो शून्य पर है हर खेल में, कहीं कोई मेडल लाने की स्थिति नहीं है किसी खिलाड़ी की। क्यों? क्योंकि जो टैलेंटेड है वो बाहर चले जाते हैं, सरकार रोक नहीं पा रही है, इसलिए हम पिछड़ रहे हैं खेल में। ठीक है, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी। संजीव वर्मा जी, यहाँ पे बहुत सुझाव आप लोगों के लिए भी आए हैं, कमी पेशियां भी बताई गई हैं, अब क्या कहेंगे इस पर? फाइनल कमेंट। दिव्या जी, देखिए, मैंने पहले भी बोला, हमारी केंद्र सरकार खेलो इंडिया के माध्यम से जो हमारा युवा वर्ग है
उस खेलों में जो अधिक से अधिक वो लोग रुचि लें, तो उसके लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है हमारी राज्य सरकारें। अपने युवाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की दिशा में प्रोत्साहन राशि के साथ साथ हमारी फोर्सेस में उनको जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, तो वहाँ पर भी डिप्लॉय करने का काम करती है। जो आर्थिक रूप से थोड़े कमजोर अभिभावक हैं, उनके बच्चे किसी भी तरह से प्रभावित ना हो और उनकी प्रतिभाएं पैसे के अभाव में दम ना तोड़ दें, उसके लिए भी हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं। उनके रहने की, खाने की, रुकने की, कन्वेंस की और तमाम किट की तमाम व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही हैं। हर जिले में, हर ब्लॉक स्तर पर स्टेडियम बनाने का काम हमारी सरकार लगातार कर रही है। काफी हद तक स्टेडियम बनकर तैयार हो चुके हैं, जहां पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं लगातार चल रही हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी के जो मेरे प्रवक्ता ये अभी बैठे हुए हैं, ये अभी मेरे को बोल रहे थे नशे में हो, आपकी शब्दावली के ऊपर आपको भरोसा नहीं। नशा आपका तोड़ दिया हिमाचल में आज। ठीक है सर, आज आपका नशा टूट गया हिमाचल प्रदेश में। जो आपका मुख्यमंत्री अभी 2022 के चुनाव में बोल रहा था, अभी बहुत थोड़ा समय हुआ, आपके मुख्यमंत्री ने कहा था 3 महीने इन्हें अपने चोरी के, डकैती के पैसों पर भरोसा है। अभी दूसरे पार्टी के सरकारों को गिराने का काम करते हैं। ये खिलाड़ियों को पैसा नहीं देंगे, लेकिन सरकारें में विधायक खरीदने के लिए, खरीद फरोख्त के लिए पैसा देंगे। ये बेशर्म आदमी है, ये युवाओं के साथ ऐसा ये बेशर्म आदमी है। आपका नशा और खिलाड़ी जूता लेकर तैयार है वैन के लिए, जरा मिले तो सही है। चुनाव में वोट मांगने आएंगे तो जूता लेकर तैयार मिलेंगे। थोड़े दिन का इंतजार कीजिए, जनता आपके इस नशे को पूरी तरह से ध्वस्त करने वाली है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ठीक है, कर लीजिए। देखिए, मेरा केवल यही कमेंट है कि ये जो प्रवक्ता महोदय हैं, इनको तो खैर अभी क्योंकि नशे के शिकार है, इनको तो अभी मोदिया का नशा हो गया है, तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है, खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं दी जानी चाहिए, सहायता दी जानी चाहिए, और एक खिलाड़ी को बचपन से तैयार करने की जो प्रैक्टिस हो, इसमें जहाँ भी कोई भी अच्छा काम चाहे कोई भी सरकार करेगी, हम खुले दिल से उसका स्वागत करेंगे। और ये भी घोषणा करेंगे कि जब हमें मौका मिलेगा तो हम भी उसे बेहतर करके दिखाएंगे। बिल्कुल। दीपक जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट। देखिए, सरकार का जो एक कदम है 4% आरक्षण देने का खिलाड़ियों को, वाले 25 बहुत स्वागत योग्य है। और उत्तराखंड के लोग जो है, उत्तराखंड के जो खिलाड़ी हैं, जो युवा इस टाइम तैयारी कर रहे हैं, विभिन्न खेलों में अपने आप को और अच्छा परीक्षण करके बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा कदम है। और वो निश्चित रूप से इस कम से कम इस विषय को ध्यान में रखते हुए कि उनकी नौकरी भी लगेगी, जो समय वो इस टाइम प्रशिक्षण में व्यर्थ कर रहे हैं या जो समय काट रहे हैं, वो उनका व्यर्थ नहीं जाएगा। एक अच्छी सरकारी नौकरी उनका इंतजार कर रही है। ये जरूर उनको एक तरीके से उनके लिए एक आदर्श बनेगा, ऐसा हमारा मानना है। बिल्कुल। डीके पाल जी, फाइनल कमेंट। देखिए, 4% आरक्षण अपनी जगह है, लेकिन खेल और खिलाड़ी को जो सरकारों के फेर में फंसे हुए हैं, उन खेल और खिलाड़ी को दोनों को दुरुस्त करने के लिए सरकार को पंजाब की, हरियाणा की, दिल्ली की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की, उनकी खेल नीति को अडॉप्ट करना पड़ेगा। वहां समझना पड़ेगा कि किस प्रकार का बजट हम सरकार में लाएं। एक्स्ट्रा उत्तराखंड में खेल का कोई बजट नहीं है, जो नॉर्मल है वो बजट चलता रहता है। उन राज्यों में एक्स्ट्रा बजट दिया हुआ है, उनकी खेल नीति को अडॉप्ट करें और यहाँ के खेल और खिलाड़ी को दुरुस्त करने का काम करें। बिल्कुल। सुभाष झा जी, फाइनल कमेंट सर। देखिए, सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया है और एक ये अच्छी पहल है। इस पहल में थोड़ा सा और खुलने की जरूरत है। दूसरी बात, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो खेल का है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा, उसको बढ़ाने पर सरकार ध्यान दे। तो हमारे यहाँ संभावनाएं हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हैं और अब निश्चित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे उत्तराखंड के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी कल को जाने लगे। बिल्कुल। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने चर्चा की, आज विधानसभा के पटल पर विधेयक रखा गया है खिलाड़ियों को 4% क्षैतिज आरक्षण देने का, जो बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन करते हैं, पदक जीतते हैं। इसमें बहुत सारे सजेशन सामने आए हैं। एक बेहतर कदम इसे कहा जा रहा है, स्वागत योग्य इसे कहा जा रहा है, लेकिन और बेहतरी बेसिक स्तर पर भी करने की जरूरत है। अब देखना ये होगा कि इस पर काम किस तरह से किया जाता है। बहरहाल, क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।